नमस्कार, प्रणाम, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं चंदन, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस पर आप सभी छात्र-छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ यानी कि राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। बाबू, पहला क्वेश्चन है कि ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन आ रहा है कि ऋण 3/5, दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऋण 5, तीसरा आ रहा है 0, चौथा ऑप्शन आ रहा है 7। अब आपको यह बताना है कि इन ऑप्शनों में ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो बाबू, हम जानते हैं कि ऋण पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। पहले थोड़ी सी चीज को हम समझ लेते हैं कि ऋण पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। तो ऋण पूर्णांक संख्या बाबू हम देख लेते हैं कि अगर हम कहें इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं ऋण पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? ऋण पूर्णांक संख्या। तो कह सकते हैं कि ऋण चिन्ह युक्त ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक ऋण ऋण पूर्णांक वाली संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऋण पूर्णांक वाली संख्या कहते हैं, है ना। हमने देखा कि ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है? 1, 2, 3 इस तरह करते करते कहां तक आएंगे? अनंत तक चली जाती है। आप इसमें इस ऑप्शन में देख सकते हैं, इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऋण चिन्ह वाली कौन सी है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऋण चिन्ह युक्त कौन सी संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि यह ऑप्शन है ऋण 3/5। तो 3/5 आपके दिमाग में तो होगा, चिन्ह यहाँ ऋण चिन्ह तो है, लेकिन यह आप देख रहे किसमें लिखी हुई है? भिन्न के रूप में लिखी हुई है। किसके रूप में लिखी हुई है बाबू? भिन्न के रूप में। तो भिन्न में लिखी हुई संख्याओं को कैसे संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो बाबू आपसे कहेंगे कि कैसी संख्या है? तो कहेंगे परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दूसरी बात आती है ऋण 5। ऋण 5 तो आप देख ही सकते हैं, ये तो सही ऑप्शन है। 0 है, 0 कहेंगे नहीं, ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। कैसी बाबू संख्या है? पूर्ण संख्या है। और 7 क्या है? आप देख रहे होंगे कि 7 जो है, 7 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 7 कौन सी संख्या है? इसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋण आपसे पूछेगा कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है? ऋण 5 लिखा हुआ। जिसमें क्या लिखा है? ऋण 5 लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आपको पता ही होगा। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है
इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि एलसीएम। क्या कहते हैं बाबू? एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात कर दें 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसका ऑप्शन होगा 36। इसका ऑप्शन क्या होगा? 36 होगा। तो होगा तो बाबू कैसे होगा? होगा तो कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं 9 से भी क्या होगा? 36 कटेगा। 12 से भी क्या होगा? 36 पूरी तरह विभाजित होगा और 18 से भी होगा, है ना? लेकिन आप जान रहे हैं बाबू, यहाँ से भी और ऑप्शन है कि आ वाला ऑप्शन है 45, अस्सा वाला ऑप्शन है 9, अदा वाला ऑप्शन क्या है? 27 है। जान रहे हैं कि इन सभी संख्याओं से यह पूरी तरह क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। इन सभी संख्याओं से यह 45, 9 और 27 ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो होगा कौन सा ऑप्शन? 36। क्योंकि हम जाने बाबू 9 के पहाड़ा में आता है 36, क्योंकि 9 चौके 36। 12 का अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी क्या आता है? 36 आता है। 18 गुना 36 आता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही होगा। अगर है तो कैसे है हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से बाबू। इसको अगर हम 2 से भाग करें तो देखिए 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 को इसे डाल लेंगे। तो 2 का भाग 12 में कई बार? 6 बार। 18 कितनी बार जाएगा? 9 बार। अभी देखिए 2 से हम लोग काट सकते हैं एक बार और। 9 में नहीं जाएगा, 9 उतारिए। 6 में 3 बार जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। 9 में नहीं जाएगा तो 9 बाबू उतार दो। अब देखिए 2 से इन सभी संख्याओं में भाग नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 से सब में क्या चल जाएगा? भाग चल जाएगी। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अभी देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3। इसके बाद हम लोग कौन सा क्या काम करते हैं बाबू? इसके बाद करते हैं जिससे भाग किए हैं उन संख्याओं का हम आपस में बाबू गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आप गुणा करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है? 36 होता है। यानी कह सकते हैं कि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है। 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 9, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपने क्या सीखा? कि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 9, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो बाबू ऑप्शन पहला क्या मिल गया? यहाँ आपको मिला है नहीं सब। आपको तो यह बताना है इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत से लोगों को पता होगा, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी है तो क्यों है? ऑप्शन नंबर सी है तो क्यों है? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बाबू परिमेय संख्या की अगर हम बात कर दें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ऐसे भिन्न जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो बाबू यहाँ देखिए 22/7 लिखा। 22 का मतलब क्या है? P है। इसका मतलब 12 का मतलब Q, P बटे Q। ये ऑप्शन होगा आपका? कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात 0.78 आप देख रहे हैं 0.78 है। इसको परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है ना? लिखा जा सकता है ना? तो कैसे? आप देखिए यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है?
2 अंक पे ना, तो दशमलव हटा दीजिए। 2 अंक पे दशमलव है, तो इसमें हटाने के लिए 100 से गुणा, और 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही आप गुणा कीजिएगा ना, ये हो जाएगा 78 बटे में 100। 78 देख रहे हैं, इसे पी का मान है, और 100 क्या है, क्यू का मान है। इन पी बटे क्यू के रूप में हुआ ना, इसलिए अभी क्या है, परिमेय संख्या नहीं। इसमें क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है, नहीं है। तीसरी बात देखते हैं, 5/36 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बात आती है पाई की। बात किसकी आती है, पाई की। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पाई का जो मान होता है, यह 22/7 होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई का जो मान होता है, यह 22/7 होता है, लेकिन यह इसका वास्तविक मान नहीं होता है। ये इसका वास्तविक मान नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं तो फिर क्या है, 22/7 बाबू देखिएगा, यह परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी का मतलब क्या है कि अगर हम इस प्रश्न में 7 से भाग करते हैं 22 में, आता है लगभग 2.14 समथिंग समथिंग ऐसे करके आता रहता है, यानी डॉट डॉट करके आता रहता है। तो डॉट डॉट आने का मतलब क्या है, कि वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है। इसलिए कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। 9.5 स्क्वायर का मान है, 9.5 का होल स्क्वायर का मान क्या है। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं x है, x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी दी हुई संख्या का आपस में 2 बार गुणा। किसी भी दी हुई संख्या का अगर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसी संख्या का आपस में हम 2 बार गुणा करते हैं। तो बाबू जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं कि एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। अगर कि y की अगर हम पावर 3 कर दें, y पावर 2 कर दें, तो क्या होगा, y इंटू वाई होगा। आप समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार बाबू यहाँ लिखा है कि 9.5 का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 9.5 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बाबू, 9.5 का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या है बाबू, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 9.5 गुणे 9.5 लिख सकते हैं। 9.5 गुणे 9.5 लिख सकते हैं। इन दोनों का आपस में आप गुणा करके लिखिए ना सकते हैं, गुणा करके लिख सकते हैं ना। तो गुणा कैसे होगा, आपको पता है, इकाई का इकाई में, फिर इकाई का दहाई में, फिर दहाई की इकाई में, फिर दहाई का दहाई में गुणा करके हम फाइनली जोड़ देते हैं। दशमलव कितने अंक पे लगा है, गिन करके लगा देते हैं, है ना। तो फाइनल इसका जो आंसर होगा बाबू, वह कितना हो जाएगा, अगर हम गुणा ना करें, हम डायरेक्ट लिख दें, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 90.25। 90.25। ऑप्शन इसमें कौन सा है, आपका ई वाला। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्या ये जितने ऑप्शन देख रहे हैं सब क्या है, गलत। अब देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। करा वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है बाबू, थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं। तो बाबू मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है उच्च
सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, अब पूरे के बटे दो होता है। मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे में दो होता है। बाबू उच्च सीमा इसमें क्या है? पहला अगर हम लोग कहें तो पहला इसमें 40 है, दूसरा क्या है? 50 है। जिसमें 40 क्या है बाबू? न्यूनतम सीमा है। क्या है? न्यूनतम सीमा है। 50 क्या है? उच्चतम है, उच्चतम सीमा है। उच्चतम की जगह पे बाबू कितना लिखेगा? 50 ना, सॉरी यहाँ प्लस होता है बाबू, यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ हो गया 50, आप 50 में क्या कीजिएगा? 40 पर जोड़िएगा बटे में, यानी 50 में आप 40 जोड़िएगा तो 50 40 कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90। 90 में 2 से भाग कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 45 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन देख रहे हैं इसमें कौन सा है? आ वाला जो ऑप्शन है 45, यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर। ये क्या है बाबू? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करेक्ट, निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा है कि 2 4 5। दूसरा ऑप्शन है 11 2 3। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि 9 5 4 है। चौथा ऑप्शन है 2 है 4 है, 2 है 4 है और 5 है ना? आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है। तो बाबू आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका केवल दो ही गुणनखंड, या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो खुद से तथा एक से विभाजित हो, वैसी संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं बाबू जिसका दो ही गुणनखंड किसका किसका होगा। बाबू आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, तो 2 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 2 के 1 और 2 होंगे। दूसरा है 4, 4 क्या है? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी होगा। अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं इसी का, तीसरा नंबर 5 है, 5 1 से भी होगा और 5 होगा, 5 होगा, है ना? अब देखिए परिभाषा से तो हम परिचित हो गए हैं। परिचित कैसे हुए हैं? परिचित का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटे, तो वह संख्या को ऐसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बाबू इसमें देखो 2 के 2 तो है, यहाँ तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ देखें 3 है, 3 हो गया ना ऑप्शन। 3 संख्या से डिवाइड होगा ना, जब 3 संख्या से डिवाइड होगा ये ऑप्शन होगा, तो कहेंगे नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ 9 को आप देख सकते हैं, ये 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा और 9 से होगा। 5 देखते हैं, जब देखिए यहाँ 5 देखने की जरूरत क्या है? जब 3 बार हो गया तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत ही हो गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत ही हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ 2 5 4 है, 2 आपको पता है 1 और 2 से होगा, 5 क्या होगा? 1 और 5 से। लेकिन 4 की बात कर दें, 1 2 और 4, यहाँ भी देख रहे हैं ये 3 संख्या, इसके जो गुणनखंड हैं 3 हो गए, इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि बाबू हम जानते हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है 11। क्या लिखा है? 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से। 2 किससे कटेगा बाबू? 1 से कटेगा और 2 से। 3 देख रहे हैं, 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से कटेगा। देख रहे हैं सबके गुणनखंड कितने हैं? 2 ही तो आ रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारी 11 2 3 यह संख्या हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बाबू क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा।
तो पहली बात इसमें आपको पता होना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो बाबू देख लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। परिभाषा की बात कर दें, थोड़ा समझ लेते हैं। योगात्मक योगात्मक प्रतिलोम, अगर इसकी परिभाषा की बात कर दें तो कह सकते हैं कि किसी दी हुई संख्या में किसी दी हुई संख्या में किसी दी हुई संख्या में ऋण चिन्ह से गुणा करने पर ऋण ऋण चिन्ह से गुणा करने पर ऋण चिन्ह से गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या दी हुई संख्या का दी हुई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। बाबू आपने देखा कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो आपने देखा परिभाषा में किसी दी हुई संख्या में, अगर किसी दी हुई संख्या में ऋण चिन्ह से गुणा करते हैं तो प्राप्त जो संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है, उसी संख्या की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे अगर मान लेते हैं बाबू यहाँ लिख दे ऋण 5, जैसे मान लेते हैं लिख दिए हमने ऋण, अगर हम ऋण 5 है बाबू, ऋण 5 में अगर हम ऋण चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो ऋण ऋण काट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर इसका आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, +5 आएगा। क्या आएगा बाबू, +5 आएगा। उसी प्रकार हम लोग इस ऑप्शन में देख लेते हैं। क्या रहा है, ऋण 3/4। तो बाबू अगर हम ऋण 3/4 में हम ऋण चिन्ह के साथ अगर हम गुणा कर देते हैं, आंसर क्या आएगा, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो हो जाएगा धन, धन 3/4। ऋण 3/4, तो 3/4 कहाँ है, देखिए यहाँ 4/5 है, यह ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 9/5 है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ 2/7 है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बा, नंबर बा। आप देख रहे हैं 3/4 है, 3/4, ठीक है। अब लेकिन एक बात आती बाबू, आपने नहीं सीखा होगा अभी, आप सीख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या सीखना बाबू अभी, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात अगर हम कर दें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, थोड़ा सा परिभाषा समझ लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कहते किसे, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंश और हर को परिवर्तित करने पर, किसी संख्या के अंश और हर परिवर्तित करने पर
परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या का दी हुई संख्या का संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। प्रतिलोम कहलाती कहलाती है। जैसे हमने सीखा कि परिभाषा के माध्यम से गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं कि किसी संख्या के अंश और हर किसी संख्या के अंश और हर परिवर्तित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी हुई संख्या का क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो बाबू अगर हम आपसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 3/4, जैसे अगर हम कह दें आपसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम अभी सीखे हैं अंश और हर को क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, अंश कहाँ जाएगा? हर की जगह पे। हर कहाँ जाएगा? अंश की जगह पे। तो ही आपका क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर दें, अगर यही हम कह दें आपसे ऋण 5/6, ऋण 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो बाबू इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 6/5 हो जाएगा। चिन्ह को परिवर्तित नहीं करेंगे, चिन्ह जहां का तहां ही रहेगा, लेकिन हमको परिवर्तित क्या करना है? केवल अंश और हर को करना है। यानी कि यहाँ नीचे 6 था, हर की जगह पे 6 कहाँ चला जाएगा? अंश की जगह पे चला जाएगा। और अंश की जगह पे यहाँ 5 था तो कहाँ आएगा? हर की जगह पे आएगा। यही आपका होता है बाबू गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो अभी आप देखें कि जैसे ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/4 होगा। अगर हम गुणात्मक की बात कर देंगे तो बाबू यहाँ 3/4 लिखे है ना, इसका गुणात्मक क्या होगा? 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, लेकिन ऋण चिन्ह कहाँ है? ऊपर है, तो हम ऊपर ही लगाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है ना? अब बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो बाबू हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि रेखीय समीकरण कहते किसे हैं। रेखीय समीकरण हम लोग कहते किसे हैं? अगर हम रेखीय समीकरण की बात कर दें तो हम लोग कहते किसे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा को सीखना है। पहले परिभाषा जान लेंगे तो हमारा आंसर इसी में से तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी बाबू कि ऐसा ऐसा समीकरण जिसकी ऐसा समीकरण जिसमें कह दीजिए जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। बाबू यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर यहाँ देखिए, चर के घात कितना हो गया? 2 हो गया ना, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है, यहाँ देखिए x से 5, ये बताइए समीकरण है? नहीं ना, यह भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा इसको देख लीजिए, ये बटे में है, ये भी क्या है? इसका ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखिए x 6 बराबर 4, इसमें ऑप्शन ये आपका क्या है? सही। ऑप्शन क्या है? सही। क्यों सही है बाबू? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं चर के अधिकतम घात कितना है? ये चर के अधिकतम घात कितना है? 1 है ना। 1 का मतलब जैसे x 6 बराबर 4, तो समीकरण क्या होता है? ऐसा ऐसा व्यंजक जिसमें कितने पक्ष हो? 2 पक्ष हो। 2 पक्ष का मतलब एक हो जाए लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा कौन सा हो जाए? राइट हैंड साइड हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? अगर 2 पक्ष रहेंगे तो ये क्या कहलाता है? समीकरण भी कहलाता है और समता भी कहलाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, हम लोग जब अगला क्लास लेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ये वाला आपका सही है, यह 6 बराबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ऋण 16, क्या बाबू देखें, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। 16 का योगात्मक प्रतिलोम बाबू देखो, तो 16 का 16 ही होगा। 16 का 16 होगा, ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे योगात्मक प्रतिलोम वाली संख्या में अगर हम ऋण चिन्ह से गुणा करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो बाबू अगर हम इसमें ऋण से गुणा कर दें, आंसर कितना आएगा? 16। देख रहे हैं इसमें कहीं 16 है? नहीं। यहाँ तो 8 है, ये भी क्या हो गया? गलत। यहाँ ऋण 8 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ 7 है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्या है? ऑप्शन सही है। यही क्या बाबू? आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं बाबू? अब हम यहाँ देख लेते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं तो कहेंगे नहीं। समानुपात कहते हैं, जी हाँ, हम उनको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। यानी सरल ऑप्शन नहीं है, इसमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो जैसे हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, मान लेते हैं अगर हम इधर 3 अनुपात 4, यहाँ दूसरा समानुपात 3 लगा दें, हम कर दें 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6 लिखते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आप देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि जब 2 अनुपात, जब 2 अनुपात, यानी पहला अनुपात आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? इन दोनों अनुपातों के बीच क्या संबंध दर्शा रहा है? यह आपका, यह क्या दर्शा रहा है? यह आपका बाबू समानुपात दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? समानुपात का जो चिन्ह है यह आपको बताता है, इसलिए कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, समानुपात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। समानुपाती पदों 20 अनुपात 30, समानुपात 60 अनुपात 90 में 20 अनुपात 30, समानुपात 60 अनुपात 90 में आपको बताना है कि पहला ऑप्शन क्या है कि 20 और 60 मध्य पद है। बाबू देखो यहाँ हम देख लेते हैं, लिखा है कि 20 अनुपात 30 समानुपात 60 अनुपात 90। अब एक बात को समझिएगा बाबू, इसमें बाह्य पद कौन होते हैं और मध्य पद कौन होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 20 बाहर है, यहाँ 90 बाहर है ना। बाहर बाहर, बाहर का मतलब बाहर बाहर। आप देख रहे हैं 20 भी बाहर है और 90 भी बाहर। इन दोनों पदों को क्या कहते हैं? बाह्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य पद कहते हैं बाबू, है ना, बाह्य पद कहते हैं। लेकिन
अब देखिए 20 तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि 20 और 60 मध्य पद है। तो बाबू 20 देखिए बाएं पद है और 60 क्या है? मध्य पद है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 20 और 30 बाएं पद है। 20 और 30 बाएं पद है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 देखिए बाएं पद है, लेकिन 30 क्या है? मध्य पद है। इसलिए अभी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। 30 और 90 बाएं पद है। 30 और 90 बाएं पद है। बाबू यहाँ देखिए 30 क्या है? मध्य पद है। 90 क्या है? बाएं पद है। इसमें कहा दोनों बाहर वाले पद है, तो हम कह सकते हैं नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। ऑप्शन चौथा चेक कर लेते हैं। 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 क्या है? मध्य पद है। अब देखिए ये दोनों नीचे ही ना आ रहे हैं, इसी पद को हम लोग कहते हैं क्या? मध्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ये वाला सही है। ऑप्शन द क्या है? सही है। अब देख लेते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 25, 75, 500 1000 का समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बाएं पद नहीं है। बाबू ये बताइए समानुपात में अगर रहेगा तो समानुपात में इसको लिख कैसे सकते हैं? हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, पहला पद अनुपाते, दूसरा पद समानुपाते, तीसरा पद समानुपाते अनुपाते, चौथा पद। इस तरह लिख सकते हैं ना, इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन है यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, तो अब काहे नहीं इसमें बाह्य पद है? अरे भैया यहाँ 25 भी है, यहाँ 1000 भी बाह्य पद नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये क्या है? गलत हो गया आपका। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल जो है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो हम देख लेते हैं बाह्य पदों का अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 25 का अगर बाबू हम 1000 में गुणा कर देते हैं, आंसर आपका आता है 25,000। क्या आता है बाबू? 25,000 आता है। पच्चीस हजार आता है ना। जब 25,000 आ गया तो आप देख रहे हैं। अब दूसरा चीज देख लेते हैं, मध्य पदों का अगर हम गुणनफल की बात कर दें, यानी 75 का अगर हम 500 में गुणा कर देते हैं, देख सकते हैं कि 75 का अगर हम 500 में गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है ना। तो बाबू यहाँ देखो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए। 5 का अगर हम पकड़ा 5 में पढ़े 5 पचे 25 के 5 हो गया, हासिल कितना हो गया? 2 हो गया। 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़िएगा तो 37 हो गया। तो बताइए यह एक दूसरे के बराबर है? नहीं ना, ये दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? यह वाला सही। अब चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या था बाबू, कि बाएं पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अभी हम लोग गुणा करके देखे हैं कि बाएं पदों का जो गुणनफल है वह आपका आया है 25,000 और मध्य पदों का गुणनफल आया कितना? 37,500। तो दोनों क्या बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका? अब चौथे ऑप्शन का बात देखते हैं। कह रहा कि मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, यानी 3750 है। चौथा ऑप्शन देखें कि मध्य पदों का जो गुणनफल है 3750 है। अब अभी आप गुणा किए थे, आया था कि 37,500 आया था, 50 नहीं आया था, 50 नहीं आया था, इसलिए अभी ऑप्शन क्या है? तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल है उसका जो मान है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी क्या आपका है? सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बाबू। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता है कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा, आइए पाई ही है जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, धन पूर्णांक 3 1 धन 5 के बीच के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक 3a प्लस 5 के ठीक बाद का पूर्णांक होगा। तो वो क्या है कि 3a प्लस 5 ये ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। जैसे हम लोग समझते हैं, समझने के लिए जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 2 के ठीक बाद का अगला पूर्णांक क्या होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब अगला पूर्णांक लाने के लिए हम लोग दी हुई संख्या में एक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ बाबू 2 में जैसे हम एक जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक क्या आ गया, 3 आ गया। जैसे अगर हम लोग कहते हैं 4 का अगला पूर्णांक 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे सामने प्रश्न है कि 3a प्लस 5 का अगला 3a प्लस 5 का अगला पूर्णांक क्या होगा। तो बाबू हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 3a प्लस 6 आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ है 3a प्लस 6, आपका यही करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। अगर हम योगात्मक तत्समक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, योगात्मक तत्समक कहते किसे हैं, पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि किसी दी हुई संख्या में कुछ संख्या जोड़े, यानी दी हुई संख्या में कोई ऐसी संख्या या अंक जोड़ दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, वही उसका क्या कहलाता है, योगात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन से पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी संख्या में ऐसा कोई अंक या संख्या जोड़ें जिससे मूल संख्या के वास्तविक मान में वास्तविक मान में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं भैया, योगात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम 3 कर दें तो 3 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो आएगा 4। 3 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो आएगा कितना, 4 आएगा। तो 4 क्या आ गई, देखिए 3 हमारी इसमें मूल संख्या, 3 इसमें क्या थी बाबू, 3 इसमें मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या थी। अब यह बदल के हो गई 4। तो बताइए ये परिभाषा से संतुष्ट कर रहा है, परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, नहीं ना, तो संतुष्ट क्या करेगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान ले अगर लिखा है 3 में अगर हम 0 को जोड़ दें तो बताइए कोई परिवर्तन होगा, नहीं ना, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं उसके
उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या कि 7/3 हमारी मूल संख्या है, यानी भिन्न है। इस भिन्न में हम ऋण चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें ऋण से गुणा करेंगे, आंसर आएगा मेरा ऋण 3/7। ऋण 3/7 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऋण 7/3 कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x² ऋण 1 बटे में x धन 1 का सरलतम रूप है। तो बाबू पहला यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। x ऋण 1 बटे में x धन 1 का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर, यानी x² ऋण 1 बटे में x धन 1 का होल स्क्वायर, इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है। तो बाबू यहाँ देखिए लिखा है कि x² ऋण 1 का अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें बटे में x धन 1 का होल स्क्वायर कर, तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर हो गया x² ऋण 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x² ऋण 1 का स्क्वायर। हमारी ये क्या है, यह एक सरल संख्या बन गई। हमारी क्या है, एक सरल संख्या बन गई। सरल संख्या कौन सी है कि हम जानते हैं बाबू कि a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है कि एक कोष्टक में a प्लस b होता है और दूसरे में a माइनस b होता है। तो उसी प्रकार हम इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में x धन 1 और दूसरे में x ऋण 1। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि x धन 1 का होल स्क्वायर, अगर हम लोग इसका फैक्टर करें, अगर इसका हम लोग फैक्टर करें तो हम लोग इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, एक कोष्टक x+1 और दूसरे में x+1, क्योंकि इसके बारे में अभी हम पीछे ही बताए हैं। हम यहाँ उसी प्रकार लिख सकते हैं x+1 दूसरे ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x+1। देखिए बाबू ऊपर भी x+1 है, नीचे भी x+1 है, ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, x-1 बटे में x+1। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या है बाबू, करेक्ट ऑप्शन है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहना कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो 6 और 54 का जो मध्यानुपाती होता है, तो मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मध्यानुपाती निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है रूट a इंटू बी होता है, रूट a इंटू बी होता है ना। तो हम देख लेते हैं रूट a का मतलब क्या है, यहाँ 6 है, b का मतलब क्या है, 54 है, यानी यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 6 गुणे 54, 6 गुणे 54 लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, 6 पंजे 30, 30 में 2 जोड़िएगा तो हो गया 32, 624। तो बाबू यहाँ हम लोग 624 से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 624 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 18 होता है, कितना होता है। अगर आप सबको वर्गमूल नहीं याद है तो आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के वर्गमूल को याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 30 तक के क्या कर लीजिए, वर्गमूल को याद कर लीजिए, और कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के घनमूल याद कर लीजिए, यानी घन याद कर लीजिए, यहाँ वर्ग याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमको याद कराने का मतलब क्या है कि अगर हम याद आप कर लेंगे, इससे आपको यह होगा कि जो मैथ के जितने भी कैलकुलेशन रहेंगे लगभग लगभग आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे।
आपको क्या लगने लगेंगे? बहुत ही आसान लगेंगे। इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम, अगर आपके सामने परीक्षा भी आ गया है, तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक के घन को याद कर लीजिए, है ना? जैसे अगर हम आपसे कह दें 11 का स्क्वायर कितना होगा? जैसे अगर हम आपसे कह दें 11 का स्क्वायर कितना होगा? आप संदेह में पड़ जाएंगे कि 11 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं कि 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। फिर इसका आप गुणा कीजिए तो कहिएगा 128 होगा, है ना? अगर डायरेक्टली आपको याद रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस तरह आपको ये कैलकुलेशन करने क्या होगा? बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग को याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक, कम से कम 1 से लेकर 20 तक क्या कर लीजिए? घनमूल को याद कर लीजिए। घन को याद कर लीजिए बाबू। चलिए देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी सही है। आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है? बाबू आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 है, 5 में से 0 घटाइएगा कितना आएगा? 5 ना आता है। इससे यह साबित होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में से 0 घटाते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं बाबू, वही संख्या हमारा ऑप्शन नंबर द क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर द क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग संख्या के चैप्टर में प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन आपको दिए थे, तो फिर से सुन लीजिए। हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं तो एक से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक होती हैं। वैसी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक के बाद क्या आता है? देखिए 5 भी आता है, 3 भी आता है, 9 भी आता है। यानी कहने का मतलब है ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी ऑप्शन नंबर द हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर द क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हैं यहाँ तक की क्लास की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी साथ साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।